नमस्कार, ई गुरु टेक्नो प्लस च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आज म भारतको वृन्दावनमा आयोजित भारत नेपाल साहित्य सांस्कृतिक महोत्सव 2025 को लौकथा वाचन कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएको छु। यस अगाडि मैले भाग 1 मा उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रको भिडियो पनि यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेको छु। यदि तपाईहरुले उक्त भिडियो हेर्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सनमा मैले उक्त भिडियोको लिङ्क राखिदिएको छु, कृपया हेर्नुहोला। भारतको वृन्दावनमा चैत्र 8 देखि 10 सम्म 3 दिने कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा भारतका प्रतिष्ठित साहित्यकार लगायत नेपालका 100 भन्दा बढी साहित्यकारहरूको भव्य उपस्थिति रहेको कुरा आयोजक डाक्टर विजय पण्डितले जानकारी गराउनुभएको छ। उक्त साहित्यिक कार्यक्रम क्रान्ति धारा साहित्य अकादमी मेरठ भारत र चारु साहित्य प्रतिष्ठान नेपालद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजना गरिएको थियो भने गीता शोध संस्थान एवं रासलीला अकादमी वृन्दावनमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। भारतीय चलचित्र जगतकी कुनै समयकी चर्चित अभिनेत्री हेमा मालिनीको उपस्थित रहेको उक्त कार्यक्रम भव्य रूपमा सम्पन्न भएको थियो। उक्त साहित्यिक कार्यक्रमको पहिलो दिनमा नै लौकथा वाचनको कार्यक्रम राखिएको थियो। उक्त लौकथा वाचनको भिडियोहरू म तपाईहरुलाई देखाउँदैछु। कृपया यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी शेयर गर्न नभुल्नुहोला। हार्दिक आभार डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी का, हर्षजी कुमार जी का, जिन्होंने मुझे अपना दायित्व सौंपा है और ये दायित्व सौंपकर हमको जो सम्मान दिया है इसके लिए फिर भी हार्दिक आभार। अब हम लघु कथा सत्र में आ रहे हैं। हम लोग लघु कथा सुनते हैं, सुनाते हैं और एक दूसरे की जो रचना है उसको सम्मान करते हैं। आदरणीय लघु कथाकार ध्रुव हमारी पत्रकार साहित्यकार राधा चालिसे ज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशिष्ट साहित्य गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गाउँमा बसेर साहित्यको सेवा निरन्तर गरिरहनु हुने, सहरमा बसेर सधैँभरि आफूलाई स्थापित गर्नलाई सजिलो हुन्छ, जहाँ समाचारहरूमा नाम र मिडियाहरूमा अगाडि बसेर आफूलाई चिनाइरहनु। गाउँका सिर्जनामा इनरुवामा साहित्य भन्ने नाराका साथ लागिरहनु भएका आदरणीय स्रष्टा लघु कथाकार रमेन्द्र कोइरालाज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब म लघु कथाकार दीपक लोहनीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कन्हैयाको सहरबाट राधे राधे, प्रेमले बोलो न राधे राधे। आधे आधे होइन कि माताजी, राधे राधे। मेरो लघु कथाको शीर्षक छ राधे राधे। जलिरहेको थियो आँखा, जलिरहेको थियो आँखा मन मुटु, जलिरहेको थियो आँखा मन मुटु, जलिरहेकै थिए जल थल, जलिरहेकै थिए जल थल वायु आकाश अनि मान्छे र वनस्पति। यतिकै बेला देवी प्रतिमाले भन्ने प्रेमले बोलो न राधे राधे। मैले प्रेम भाव अभित भएर बोले शोभा साँच्चै संसार सुन्दर लाग्यो। हस्, धन्यवाद।
नेपाल भारत साहित्य संस्कृति महोत्सव गीता बोध संस्थान एवं रासलीला एकेडमी वृंदावन परिवार के लिए मैं हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ और सब साहित्यकार के लिए हार्दिक नमन करती हूँ। मेरे लघु कथा का शीर्षक है महान कवि जी। दिसंबर की एक भोजपुरी सी सुबह कवि नरेश बागेश्वर चौक में खड़ा बस का इंतजार कर रहा था। अमेठी के पास ड्राइविंग की रहे कई युवा अचानक से खुशी से चिल्लाते बोले, ओ देखो महान कवि जी आ ही गए, आज कविता सीखने का मौका मिलेगा। नरेश की अपने बच्चों के मुख से निवाला छीनना पड़ा था। एक कविता संकलन के किताब का रूप देते हुए आपने ज्ञान के पहचान के लिए लोग को मीडिया पर न होने का कारण पुस्तक का कोई चर्चा न बटोर थी और नरेश मन ही मन पछता रहा थे। आज अचानक उन्हें युवक के मुख से कवि के सम्मान करते देखे मन ही मन खुश हुए। आंखा उठाकर इधर उधर देखे, युवा से एक वयस्क दाढ़ीवाल कवि से कविता सुनने का मांग कर रही थी। लंबे दाढ़ी घने बाल और लंबे कपड़े हुए वो कवि जोर जोर से कविता सुनाने लगे। ओ शिखर चढ़ गया मेरी कविता चुरा के, मैं सड़क में पड़ गया पुरानी मोड़ी ओढ़ के। वाह कवि जी वाह, बधाई कवि जी कहते हुए उस लड़कों ने अपनी प्याली से थोड़ी थोड़ी चाय निकाल कर प्याली में वो थोड़ी निकाल कर कवि को दे दिए। कभी दो घूंटों में दूध वो चाय पीकर वहां से चल गए। नरेश का सर चकरा गया, वो सर पकड़कर नीचे जमीन बैठ गए। एक वृद्ध आवाज ने उसको उनके कान में पड़े, बेचारा होनहार कवि साहित्य के सही मूल्यांकन के अभाव में पतला हो गया। नरेश का सर चकरा गया। वो अमेठी के पास गए, अपनी कविता की डायरी निकालकर खाड़ी और अमेठी में छोड़ दिया। डायरी से ज्यादा उनका दिल जल रहा था। कवि सम्मेलन के लिए निकलते हुए लाख आते हुए वो घर के तरफ चल दिए। युवा ने पीछे से कहा, देखो एक और कवि पगला गया है। दूर से ने कहा, कोई बात नहीं, फिर बचे खुचे जाए के बदले और नई कविता सुनने के मिलेंगे। धन्यवाद। उसले सर्वहारामै मलाई सोध्यो, तिमी को हौ? म मान्छे हुँ, मेरो सफाको उत्तर थियो। कस्तो मान्छे? ऊ जिस्काउँदै थियो। म जुम जस्तो लाग्थ्यो। समाजले जसरी मलाई हेर्थे व्याख्या नगरी दुरुस्त त्यही भने म एक राष्ट्रसेवी, समाजसेवी, प्रतिष्ठी मान्छे। ऊ बेसरी मेरो मुटुको राम्रो हल्ला नै गरेर हाँस्यो। म चुचुक्क घुँडामा सिर राखेर भक्ति। उसले मलाई जुलुक्क उचाल्दै सम्मोहन गरे जस्तै गरी डोराउँदै आफ्नो सानो लगेर उठायो र फेरि सोध्यो, अन तिमी को हौ? मेरो उत्तर उही थियो, म मान्छे। ऊ मबाट उच्चुक्क बाहिर निस्कियो। अगाडि धन्किरहेको चिताको हुलुनाउँदो आगोको मुस्लोसँग रत्ती भर्नी नलडाई मुस्कुराउँदै खेल्दै फेरि गई मलाई सोध्दै थियो, अब भन्न तिमी को हौ? उसलाई हेर्दा हेर्दै सुन्दा सुन्दै मेरा दृष्टि र कर्ण शक्ति हराए। न आवाज थियो
न शब्द थियो, न मस्तिष्क नै, न मभित्रको मान्छे। हार्दिक नमन ममताजी, मंच में आसीन वरिष्ठ साहित्यकारों का सामने उपस्थित संपूर्ण साहित्यकारों और सज्जनों, मैं आपने एक सपना का पहाड़ हमारा लोक कथा संग्रह से एक लोक कथा यहाँ पास करके आपको सुनाऊंगी। हम पहले नेपाली में सुनाएंगे, उसके बाद हम हिंदी में इसका दोबारा सुनाएंगे। मेरो लोक कथाको शीर्षक छ अबीर जाका। वीर जाकी जिंदाबाद, जाकी को दुश्मन मुर्दाबाद। योगी कसको जाकीको, जाकी कसको जनताको सरको आवाजमा नारा घन्टिएको थियो। मोटरसाइकल र गाडीको निकै डाँडो लाइन, मानिसका लाभा लस्करका बिचमा एउटा गाडीमाथि जाकी दुवै हात हल्लाइरहेको थियो। ऊ अबीर र मालाले छोपेको थियो। भान्सामा खाना बनाउँदै गरेकी आमाले सोध्नुभयो, छोरी बाहिर के को जुलुस हो? चुनाउनै जिते जस्तो माइकको ठुल्ठुलो आवाज सुन्छु त। चुनावको भाव त छैन आज भोलि। ख्यालबाट त्यो परिदृश्य निहालेकी छोरीले आमालाई भने, आमा त्यो बलात्कारी हत्यारा जाकी दल थियो नि, हो त्यो छुटेछ। सरकारले उसलाई आम माफी दिएछ, उसको अलिक जात्रा हो। छोरीको यति कुरा सुनासाथ आमा आत्तिले दौडेर छोरीको कोठामा आए, ख्याल ड्याममा बन्द गरेर चुप्पो लगाए अनि छोरीलाई त्यसरी आमालोमा गए। अब हम इस लोक कथा को हिंदी में अनुवाद करके सुनाएंगे। वीर जाकी जिंदाबाद, जैकी का दुश्मन मुर्दाबाद। ए वीर किसकी जाकी की, जाकी किसकी जनता की। जोर जोर से नारे लगाए गए। मोटरसाइकिलों और कारों की लंबी कतार और लोगों के जुलूस के बीच में जाकी एक हाथ पहाड़ पर, दोनों हाथ लहरा रहा था। उन्होंने अमीर और फूल मालाओं के साथ सुशोभित कर दिया गया था। माँ जो रसोई में खाना बना रही थी ने पूछा, बाहर क्यों, क्या जुलूस है बेटी? मुझे माइक की तेज आवाज सुनाई दे रही है, जैसे चुनाव जीत दिया हो। आजकल कोई चुनाव की माहौल तो नहीं है। बेटी जो खिड़की से एक दृश्य देख रही थी अपनी माँ से बोली, माँ वो बलात्कारी जाकी जेल से निकल आया है, सरकार ने उसे माफी दे दी है, उसका जश्न मना रहा है। अपनी बेटी का यह बात सुनकर माँ जल्दी से अपनी बेटी को कमरे की ओर भागी और खिड़की बंद करके दरवाजा बंद कर उसे अपनी बाहों में बांधने लगी। थैंक यू। इस भारत नेपाल साहित्य सांस्कृतिक सम्मेलन पक्षमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साहित्य विभागी महानुभावहरूमा हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। पहिले म नेपालीमा आफ्नो कथा भाषण गरेर उसके बाद में हिंदी में नाटक करने का प्रयास करता हूँ। मेरो लघुकथाको शीर्षक छ मूल्य। मूल्य लघुकथा सङ्ग्रहले तपाईँलाई चर्चाको शिखरमा पुर्याउने के छ यसको रहस्य? घरमै आएका पत्रकारले सोध्यो। यो मेरो दुःखको भोगाइ हो र पाठकले यसमा आफ्नै दुःख जति होला। यसैले होला साहित्यकार राज विक्रमले भने, यसो त तपाईँ पहिले पनि नाम गरेकै साहित्यकार हो, पछि तपाईँलाई पाठक लगायत अरू साहित्यकारहरूले गल्ती उपनाम दिएका थिए, के तपाईँ जङ्गल र सिक्कले माथि भएर थियो? पत्रकारले लाग्ने प्रश्न गरे। हो ठिक सुन्नुभयो, साहित्यकारले भन्दै गए, एउटा सफलताले म माथिको थिएँ, चरम सुखानुभूति गर्दै थिएँ, जसले मलाई डल्बी र आनन्दित बनायो। पाठकका साथीभाइ टाढा हुँदै गए र अन्तमा फरक पुगे। अनि फेरि कसरी उठ्न सक्नुभयो त? पत्रकारले जिज्ञासा राखे। बुढापाकाहरू भन्दै गर्दै, सुखमा नमातिनु, दुःखमा नआत्तिनु। सुखमा त म मातेकै थिएँ, तर दुःखमा आत्तिन। हिँड्ने मान्छे लड्छन् भन्छ नि, हो त्यस्तै म लडेको थिएँ र उठ्ने प्रयास गरेँ। दुःखले मलाई सबक सिकायो। साहित्यकार हरेक भन्यो, के सबक सिकायो त? कृपया प्रश्न पार्नुहोस्। पत्रकार भन्दै भयो, यतिकै दुःखमा नै सुखको मूल्य थाहा हुँदो रहेछ, साहित्यकारले भने। धन्यवाद। मेरो नेपाली भाषा सक्यो। अब मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सुनाता हूँ। इसका शीर्षक है कीमत। कीमत लघुकथा संग्रह ने आपको
चर्चा के शिखर पर पहुंचाया गया। इसका लक्ष्य क्या है? घर आए पत्रकार ने पूछा। यह मेरी पीड़ा का अनुभव है और पाठकों को इसमें अपनी पीड़ा दिखाई दी होगी, इसलिए लेखक राजकमल ने कहा, ठीक है, आप पहले एक प्रसिद्ध लेखक थे, बाद में आप सड़क पर पहुंच गए। पाठकों और अन्य लेखकों ने आपको जल्दी गुना दिया था। क्या आप गर्व और के नशे में थे? पत्रकार ने काफी देर तक पूछा। हाँ, तुमने सही सुना। लेखक ने आगे कहा, मैं एक सफलता के नशे में था। मुझे अत्यधिक खुशी महसूस हो रही थी, जिसने मुझे प्रभावशाली और आनंदपूर्ण बना दिया। पाठक और मित्र दूर होते गए और अंदर में सड़क पर पहुंच गए। और आप दोबारा उठने में कैसे कामयाब हुए? पत्रकार ने पूछा। बोले, बुजुर्ग कहा करते थे कि सुख में मतवाला और दुख में परेशान कभी ना होना। जो चलता है वही जीता है। हाँ, मैं भी इसी तरह गिरा था और खड़े होने का प्रयास किया। उसने हमें सबक सिखाया। लेखक भावुक था। क्या आप बता सकते इनसे आपको क्या सबक मिली? पत्रकार और बेवकूफ़ भरे नजरों से ताकते रहे। लेखक ने जवाब दिया, इतना कि दुख में सुख का कीमत पता चलता है। धन्यवाद। श्रीमतीको अनुहारमा हेरेर भन्यो, कान्छी बाआमाको ख्याल राख्नु। म महिनामा तलब पठाइदिन्छु। कान्छीले टाउको हल्लाउँदै हुन्छ भने कान्छीले मनमै सोच्यो, पैसा त पठाउनु, म तिम्रा बाआमाको ख्याल राख्नु भन्दा त अर्कै साइलाको लागि सिङ्गो सिक्री पो दिन्छु भने। ट्रेनको परिभाषा होलीले के भाँच्यो हो, असिना पानी बसिना खाल्यो, भर्खर खुल्न लागेको आँख काटी खुला भुइँमा पटपट झर्न थाल्यो। आहा, कति मुस्कानले फरक लागेको थियो। आँखको बोटले लामो सुस्क्यो छोडेर भन्यो, तिमी मलाई के फरक छ र तिम्रो बोटमा हजारौँ आँख फलेका छन्। पाकेपछि बजारमा बिक्छ हजार। हेर त मलाई जन्मभूमि बिर्सेर जानको हो छ न त मिठो फल। माटोले दुःख पोख्यो, माटोले गन्ध छर्दै तातो रातले छानिएको। माटोले असिनाको पिटाइ बिर्सियो, आँखको बोटले आँखको पीडा बिर्सियो भने भोलि मान्छेले मन सम्झिँदैन अनि भरोसा गर्छ मलाई तिम्रो प्रेमले कति भिजाएको छ। म कहिले तिमीसँग ठोकेर बस्न सक्छु। धन्यवाद। भाषणका लागि रोशन पराजुलीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तयारी अवस्थामा रहिदिनुका लागि प्राध्यापक डाक्टर ललिता पी जगेड मुम्बई अनुरोध गर्दछु। नेपाल भारत साहित्य सांस्कृतिक महोत्सव 2025 में उपस्थित हुए नेपाल भारत दुवै तर्फका सम्पूर्ण विद्वान वर्गमा हार्दिक सम्मान। म नेपालको सुन्दर नगरी जहाँ देवी सतीदेवीको अंग पतन भएको दन्तकाली मन्दिर र विश्व ब्रह्माण्डमा कहीँ पनि नभएको दिव्य माटोबाट अवस्थित उभिएको समाधिस्थ भएको र विश्वमा कहीँ पनि नभएको बाँस जहाँ विहीन भएर रहेको मेरो लौकाको शीर्षक छ बुढा सुब्बा। रंगमंच में
सपनाहरू बुनेर अगाडि बढिरहेका ती मनहरू खुल्ला आकाशको तसनसमा लम्पसार परिरहेका थिए। उनीहरूलाई विकास र विनाश बीचको सम्बन्धको घेरा केही थाहा थिएन। आकाशबाट वज्रपात भयो। सावधान, तिमीहरू शान्त भइरहनु। तिमीहरू भोकाएका छौ। अब तिमीहरूले भोक बेच्नको नियमित सञ्चित गरेर तिमी आफूलाई बचाऊ। आकाशवाणी भयो, तिमी को ती मनुहरूले प्रश्न गरे। आकाशवाणीबाट गुन्जमायन भएर कर्कश आवाजमा सम्बोधन भयो। म यस्तो देशबाट शिकार खेल्दै हिँडिरहेको जहाँ तिमी जन्मिनुभन्दा अगाडि म समाधिग्रस्त भएको बुढा सुब्बा हुँ। मेरो कथा सत्य। राजद महानुभाव, साथ ही विपक्ष बैठे इस संस्था के प्रति स्नेह प्यार रखने वाले सभी भाइयों, साथ ही अपने घर की गृह देवियों, गृह लक्ष्मियों, गृह चंडिकाओं, सभी को नमस्कार। मैं अपनी छोटी लघु कथा पढ़ने का प्रयास कर रही हूँ। इसका शीर्षक है चूना लगाना। मोहन रघु के पान की दुकान पर पहुंचा। एक चूना वाला पान बनाओ। रघु, क्या हुआ? पैर में पट्टी कैसे बन गई? मोहन, अरे वो सड़क पर गड्ढा था, बाइक फिसल गई। कहकर गहरी सांस ली। अच्छा हुआ प्रधान जी ने अस्पताल पहुंचाया, दवा दारू करवाई। बड़े नेक दिल इंसान है और यह सब आपके चूना खाने के चक्कर में हुआ। रघु उसके तारीफ को चुपचाप सुनने लगा। पता नहीं क्या क्या कसीदे गढ़ गया। रघु ने कहा, भाई अब पान उधार नहीं खिला पाऊंगा, पहले पैसा चुकता करो। मोहन, अरे क्या चाचा खाली बैठकर दिन भर चूना लगाते हो सबको? चूना का पैसा है, कुछ सब्र किया करो। रघु चाचा ने कहा, जिस सड़क पर तू गिरा था 3 महीने पहले वह बना था। मोहन, हाँ। रघु, फिर इतने गड्ढे कैसे बन गए? चूना किसने लगाया? मोहन अवाक रह गया। इसी के साथ शब्दों को विराम। यहाँ पे उपस्थित सभी माननीय, सम्माननीय और पूजनीय सभी में मेरा सादर नमन है और सभी को मैं तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। मैं नेपाल से आई हूँ और नेपाल का एक छोटा सा जिला सप्तरी से बिलोंग करती हूँ, जो कि मिथिला के नाम से प्रसिद्ध है। मैथिली मेरा मातृभाषा है और मैथिली मेरी मातृभूमि भी है। यहाँ पे आज से मैं आई हूँ, इसके लिए मैं ममता दी को बहुत ममता दी को से कृतज्ञ हूँ और आप सभी को मैं फिर से नमन करती हूँ इस और अपने आप को सौभाग्य भी समझती हूँ। मैं मिथिला से बिलोंग करती हूँ, इसके लिए मैं 2 शब्द मैथिली में रखने जा रही हूँ और फिर मैं अपनी नेपाल की राष्ट्रीय भाषा नेपाली में एक लघु कथा रखूंगी। जागल छल रैना,
जागल छल रहना मदमस्त निशा हुनकर याद में। जागल छल रहना मदमस्त निशा हुनकर याद में भागल भत्स हो। जागल छल रहना मदमस्त निशा हुनकर याद में भागल भत्स हो। कुहके कोयली ऋतु बसंत, कुहके कोयली ऋतु बसंत, अटकल पतझड़ शिशिर करे इंतजार। एल दशहरा बीतल दिवाली बैसल छीला हाथ अबीर। एल दशहरा बीतल दिवाली बैसल छीला हाथ अबीर। जीन करू अब देर यो प्रीतम सिख गेल आँखक नीर। जीन करू अब देर यो प्रीतम सिख गेल आँखक नीर। प्रणाम। सुनाती आप लोग को, जिसका शीर्षक है स्वाभिमान। नहीं, शीर्षक है चिहान। क्या आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। सूर्य को लाई सीता को थोपा sama तलकेकै थियो। म विरक्ति र एकान्त खोज्दै खोलातिर पुगेँ। एउटी सुन्दर नारी खोलामा तैरिरहेकी थिइन्। उसलाई देखेर मेरो मुटु चसक्क भयो। सोधेँ, को हौ तिमी? विश्वासघात र तिरस्कारले पन्छाइएकी। हेर्दा त राम्रै घरकी देखिन्छौ, सोह्र सिंगारले सजिएकी पनि छौ। यो दुर्भाग्यको साइनो हो। के धनी व्यक्ति र सुन्दर नारीको पनि दुर्भाग्य हुन्छ र? त्यो त थाहा भएन, तर गरिबको छोरीको कुनै भाग्य हुँदैन। जाऊ हिँड मसँग, मलाई लान सक्नुहुन्न। किन नि? म त सुन्दरताको कात्रो ओढेर चिहानमा हिँडाइसकेकी छु। धन्यवाद। चिया खाऊँ भनेर होटलमा गयो। चिया खाजाको पैसै तिरेपछि राधा र चन्द्र छुटिए। घर आएपछि उद्रिएको स्वेटर लगाउँदै राधाले सोची, कति गरे पनि तँलाई हार्नै सकिनँ। चन्द्र त खाजाको पैसै तिरेन। महानुभावमा धेरै लामो भूमिका निभाइदिएको छ। आफ्नो सोको कविताको शीर्षक छ अल्झिएको प्रश्न। सुन्नुहोस् न, आज मेरो नाइट ड्युटी छ, कसैबाट छिटै आउनु होला। घरमा छोरीहरू मात्रै छन्। उनले भने, म खाना बनाएर छोरीहरूलाई खुवाएर जान्छु, तपाईँ आएर खानु होला। तात्तातै गहमा चिसो भए पकाएर खानुहोस्। धेरै अल्छी नगर्नु होला। अल्छी गरेर चिसोमा खानु होला। हुन्छ, सकेसम्म छिटो आउँछु। मैले भने काममा हिँडेँ। दिउँसो स्कुलको काम सिकाएर बेलुकी पसलमा गएँ। पसलमा साथीहरू बसिरहनु भएको थियो। म गएपछि साथीहरू यसो बाहिर निस्कनु भयो। अनि त्यसपछि अब उहाँहरू आउनु होला, अनि छिटै घर फर्काउला भने सोचेर बसेको। साथीहरू अघिनै आउनु भयो। अनि उहाँहरू आइसकेपछि हिसाब किताब गरेर म घरतिर लागेँ। लगभग 8:30 म घरतिर लागेँ। भद्रकालीको सैनिक बेरेको बाटो हुँदै मतिर लागेँ। बहुमत पुग्दा वशिष्ठ एकजना 75-76 वर्षको वृद्ध बसिरहनु भएको रहेछ। अनि मलाई जिज्ञासा लाग्यो, के गर्नु, के हो रातिमा किन बस्नु? उहाँहरू रातिमा कहाँबाट आउनुभएको, कता जानुभयो? काटेबाट आएको, त्यसो रातिलाई भेट्न जानु लागेको, मिसो पाएन, कसो गर्नु? उनले भने, कुरा छ जाने बाटो बस्दा
लागिपर्छ जाउँ भनेर मैले माथि ल्याएँ र बस बगेर बस्यौँ पौनी 9 बजीतिर ट्रेन बसायो अनि मलाई पढाएर म कोठातिर लाग्यो अनि रेस्ट समझिए कम से कम एक रात भरमा रहेर पढाइ पाए हुन्थ्यो के गर्यो होला साथी भेटेनन् यो प्रश्न अहिलेसम्म मेरो दिमागमा अल्झिरहेको छ भनिरहेको छ विमल शर्मा पौडेल कलकत्ता वाचनका लागि सम्पूर्ण साहित्यकार मनहरूमा मेरो अभिवादन छ र मेरो शीर्षक छ अनुभूति। पहिलाको हाटबाट परेको गर्मीमा बसाइ सरेका उनीहरूलाई परिवर्तन मोबाइलबाट सोधे नयाँ ठाउँ जानुभयो ठाउँ पर्दछ। उज्जवलको जवाब गयो चिन्ता नगर्नु होला कुनै अन्नपूर्ण स्वर महादेवले कृपाले आराम ठाउँ। श्री कृष्ण भगवान की पावन धरा पर हम यहाँ आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो पहले 4 पंक्तियों में उन्हीं को समझते हैं। हेलो हेलो एक्सक्यूज मी हेलो मैडम जमुना तट पे निगाहें बिछा दीजिए अधरों को हेलो मैडम जमुना तट पे निगाहें बिछा दीजिए अधरों को राधा लटा लीजिए घर जो चाहो मिले खान तुमको यहाँ घर जो चाहो मिले खान तुमको यहाँ वृंदावन रज कुमार के लगा लीजिए वृंदावन रज कुमार के लगा लीजिए। अब मैं अपनी मूल कविता पर आती हूँ। देश के लिए एक आह्वान मेरी इस कविता में उठो चलो के देश की पुकार आई है उठो चलो के देश की पुकार आई है शक्ति तुम्हारी थम गई जंग थाई है शक्ति तुम्हारी थम गई जंग थाई है दहक रही धराम भारती को तार दो दहक रही धराम भारती को तार दो कायर बनो न वाटिका ये तार दो कायर बनो न वाटिका ये तार दो गीता के शब्द कृष्ण का ज्ञान कहाँ है अर्जुन के शौर्य बिंब का बाण कहाँ है कहाँ वो वीर रक्त बहाने को जो अड़े वो धड़ कहाँ जो सर बिना भी युद्ध में लड़े। परिवार भन्नु नै जम्मा 3 जनाको थियो। मिटर ब्याजले पीडित यहुना धनुषा छाडेर महोत्तरी बस्न थालेका थिए। उनको क्रियाकलापले लाग्थ्यो उनी शिक्षा प्रेमी हुन्। खाली खुट्टा पर परेका एक सरो लुङ्गी काटी परेको पारदर्शी गन्जी र घाँटीमा पसिना पुछ्ने गम्छाले लाभ छोपेर आफ्नो मुटुको टुक्रा हेमालाई साइकल ठेलामाथि राखेर दैनिक स्कुल पुर्याउँथे। फर्कने बेलामा छोरीको गालामा एक चुम्मा खान्थे र खल्तीमा भएको 1-2 रुपियाँ दिन्थे। भारी बोक्ने त उनको दैनिकी नै थियो। त्यसैका लागि उनी स्कुलको गेटबाट सिधै बस पार्कतिर सोझिन्थे। हेमा बडो भावी ज्ञानी र प्रतिभावान छात्रा थिइन्। विद्यालयको गेटभित्र पस्नुभन्दा पहिले चक्क उभिन्थिन् र साथीहरूका बाबाले लगाउने गरेका कपडा उनीहरूले प्रयोग गरेका कार स्कुटर मोटरबाइकलाई बडो तीक्ष्णपूर्वक हेर्ने गर्थिन्। त्यसपछि उनी मनिर अनुहारमा आफ्नो बाबाको स्वरूप स्मरण गर्दै भित्र पस्थिन्। हेमाका बाबाले बडो उत्साहपूर्वक आफ्नो छोरीको पढाइका लागि देखाएको कर्तव्यनिष्ठ व्यवहारले विद्यालयको प्रशासन
नतमस्तक थियो। विद्यालय प्रशासनले आफ्नो अभिभावकहरू 70 वर्ष पुगी 71 वर्ष लाग्दै गरेको उपलक्ष्यमा शुभकामना कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। सोको नेतृत्व आफ्नो कक्षाबाट हेमाले गरेकी थिइन्। सो कार्यक्रममा आफ्नी छोरी हेमाको सफलता देखेर यमुना निकै प्रसन्न देखिन्थे। त्यसै दिन यमुनाको जन्मदिन समेत परेकाले हेमा निकै उत्साही देखिन्थिन्। हेमाका साथीहरूले पनि ससाना उपहार उनका बाबालाई अर्पण गरेका थिए। सबैको उपहार पाएर उनी निकै भावुक देखिन्थे। उपहारको भारी बोकेर कार्यक्रम पश्चात उनी घरतिर लागे। घर पुगेपछि एक एक गर्दै ती उपहारका पोकाहरू खोले। अन्त्यमा एउटा ठुलो र अलि बडो उपहार खोले। त्यसभित्र एक जोड चप्पल, लुङ्गी र गद्दी थियो। त्यो उपहार उनैकी छोरी हेमाको थियो। उपहार चुन्दै उनले आँखाबाट आँसु निकाले। धन्यवाद। मेरा लघु कथा का शीर्षक है समझौता। इसको मैं पहले हिंदी में भाषण करता हूँ, उसके बाद नेपाली में भी करूँगा। शीर्षक समझौता। राष्ट्रपति ने पूछा, गृह मंत्री जी, हमारा कौन सा सामान विश्व बाजार में पहुंच गया है? सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान पहुंच गए हैं सर। गृह मंत्री ने हाथ मोड़ते हुए कहा, क्या वही हुआ जो मैंने कहा था? हाँ सर, अब हम पूरी तरह से तैयार हैं। क्या मुख्य वैज्ञानिक हमारी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार है? नहीं सर, मैंने कितने भी कोशिश की, मैं उन्हें मना नहीं सका। तो क्या कोई दुनिया वैज्ञानिक इस तकनीक को जानता है? हाँ सर, मैंने इसके लिए तैयार कर लिया है। तो फिर उसे यहाँ बुलाइए, मैं बात करूंगा। गृह मंत्री के बुलाते ही दुनिया वैज्ञानिक वहाँ ऐसे पहुंच गया मानो वो पास ही में इंतजार कर रहा हो। राष्ट्रपति जी ने कहा, तो आप क्या काम करेंगे? जी हाँ सर, उसने घुटकर कहा। तब राष्ट्रपति ने गृह मंत्री से कहा है, ठीक है, इन्होंने जो राशि मांगी है इसके खाते में डाल दीजिए। और फिर उन्होंने मंत्री परिषद वहां बैठे सभी मंत्रियों के चेहरे खुश था। इसका मतलब यह था कि इस बात पर सब सहमति था। फिर राष्ट्रपति ने, अब मैं राष्ट्र में जा रहा हूं, फिर राष्ट्रपति ने दूसरे देश से संपर्क किया और कहा, आपके लोगों के हाथ में हमारे बम से लदे मोबाइल है। यदि आप इस समझौता में हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो हम यहीं से रिमोट दबा देंगे। धन्यवाद। ये हिंदी में हुआ और मैं इसको नेपाली में फिर से कहूँगा। राष्ट्रपतिले सोधे, गृह मन्त्रीज्यू, हाम्रा कुन सामानहरू सबै इलेक्ट्रोनिक सामानहरू पुगिसके हजुर? गृह मन्त्रीले हात मोल्दै भने, मैले भनेको काम भयो त? हामी पुरै तयारी भइसक्यो। हाम्रो इच्छा हेड साइन्टिस्टले पुरा गरे त? गरेन हजुर, उसलाई जति गरे पनि फकाउन सकिएन। त्यसो भए दुनिया साइन्टिस्टलाई आउँछ त यो विधि? आउँछ हजुर, मैले तयारी पनि गरिसकेँ। त्यसो भए उसलाई यहाँ बोलाउनु, म कुरा गर्छु। गृह मन्त्रीले फोन गर्ने बित्तिकै जुनियर साइन्टिस्ट यसरी आइपुगे माने उनी ती नजिकै बसेका थिए। राष्ट्रपतिले भने, ल तपाईँ काम गर्न तयार हुनुहुन्छ? हो हजुर, म काम गर्न तयार छु। राष्ट्रपतिले गृह मन्त्रीलाई भने, त्यसो भए उहाँले भने जति रकम उहाँको खातामा पठाइदिनु होला। अनि मन्त्री परिषदको बैठकमा बसेका प्रधानमन्त्री सहित सबै मन्त्रीहरूको अनुहार हेरे, सबै खुसी थिए। यसको अर्थ यो थियो कि सबै यस कुरामा मजबुत थिए। त्यसपछि राष्ट्रपतिले अर्को देशमा सम्पर्क गरेर भने, तपाईँका जनताहरूको हातमा हाम्रो बमयुक्त मोबाइल भएकोले यो
हस्ताक्षर भएन भने हामी यहीँबाट रिपोर्ट पठाइदिनेछौँ। धन्यवाद। सपना भाग लिने भूमिकामा आफूलाई गौरव महसुस गरिरहेको छु। यो भारतसँग चाहिँ मेरो बहुत पुरानो सम्बन्ध नै छ। एउटा क्वालिफिकेसनको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि मेरो 3टा क्वालिफिकेसन नै भारतसँग सम्बन्धित छ। 3 क्वालिफिकेशन मेरा भारत से है। पहले वाला नागपुर से इंजीनियरिंग किया हूँ मैंने REC से। दूसरा PG जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन IT फ्रॉम सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी और तीसरा MA इन इंग्लिश मूवी इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू से। इसलिए इंडिया मेरे लिए बहुत प्यारा जगह है। ये कहते हुए मैं एक मेरा लघु कथा वाचन करने जा रहा हूँ। मेरो लघु कथाको शीर्षक छ कपाल। छोरीको औँलासँग खेल्दै सीता मुस्कुराइरहेकी थिए। आमा मेरो कपाल लामो भएछ कि हो नानी, अब त तिमी ठुली भइसक्यो। छोरी भिस्सा हाँस्छिन्। आमा बच्चामा तिमीलाई लुकिएर सिन्दुर लगाउनु मन थियो रे होइन? बिहे भएपछि जस्तै गरेर सिन्दुर लगाउनु मन थियो रे तिमीलाई? सीता अलिकति लजाइन्। ए कसले गर्ने तिमीलाई? छोरी झन् हाँसी। हजुरआमाले भने कि नि, उहाँ भन्नुहुन्थ्यो तिमी सानो छँदा ऐनामा हेर्दै कपाल सिउरिन्थ्यौ रे अनि भन्थ्यौ जब म बेहुली बन्छु सिन्दुर लगाउँछु। अचानक सीताको आँखा रसायो। अचानक छोरीले झोलाबाट रातो डब्बा निकालेर भनिन्, ल आमा अब सिन्दुर लगाउनु। सीता एकाएक जड बनिन्। उनको आँखाबाट बलिन्द्र आँसु झऱ्यो। त्यो डब्बा उसको छोरीले दिएको जुन रातो डब्बा सिन्दुरको डब्बा थिएन, त्यो त रातो औषधि थियो जुन कपाल झर्ने रोगका लागि प्रयोग गरिन्थ्यो। कपाल झर्न नदिनलाई सीता ऐनातिर फर्किन्छन्। ऐनामा कपाल पातलिएर उनको टाउको टल्किरहेको थियो। क्यान्सरले उनको कपाल मात्र होइन सपना पनि चुडालेर लगिसकेको थियो। धन्यवाद। मैं लघु कथा अपना पढ़ रहा हूँ। हालांकि कुछ लोग लघु कथा के नाम पर कविता सुना रहे हैं, ये बड़ा अच्छा नहीं लगा मुझे। हाँ, मेरे कविता का शीर्षक है जावली है का लाभ। रामू और नीलू का विवाह बहुत ही सादे ढंग से मंदिर में हुआ। लगभग 1 साल बीतने पर दिनेश अपनी बहन नीलू को विदाई करा कर ले आया। इसके बाद रामू बार बार निवेदन कर रहा था कि नीलू की विदाई कर दो, लेकिन रामू के पास नीलू को नहीं भेजा दिनेश ने। एक दिन नीलू की विदाई को लेकर दिनेश और रामू के बीच काफ़ी झड़प हो गई, गर्मा गर्म बहुत हो गई और इसके बाद दिनेश ने रामू के खिलाफ जावली एक्ट के तहत एक FIR दर्ज करा दिया। फिर मुकदमा शुरू हो गया। एक दिन मायूस होकर दिनेश से रामू ने निवेदन किया कि आप समझौता कर लो, कचहरी आने जाने से मुझे मुक्ति दे दो। तब दिनेश ने कहा कि तुम 50,000 रुपया अगर दे दोगे तो समझौता हो जाएगा और साथ में म्यूचुअल तलाक पर हस्ताक्षर करा दूंगा, कचहरी आने से मुक्ति मिल जाएगी। अगले तारीख पर 1 महीने बाद तारीख पड़ रही है तो 50,000 रुपया लेकर आना। रामू बहुत परेशान हुआ। किसी तरह से 1 माह बीता। तारीख के 1 दिन पहले दिनेश अपनी बहन से कहा कि सुनो, कल तुम्हें कचहरी चलना है। रामू 50 लाख रुपया लेकर आएगा, उसको ले लेना और म्यूचुअल तलाक पर हस्ताक्षर कर देना। तब वो आवाज रह गई नीलू। उसने कहा कि सुनो, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मैं जितना कहूँ उतना सुन, जितना कहूँ उतना कर। ये जावली एक्ट बना हुआ है वो कन्या पक्ष के लिए ही बना हुआ है।
उस डाउरी एक्ट का लाभ लेने दो, तुम्हारी दूसरी की शादी में कर दूंगा। वो डर के मारे नहीं बोली, नीलू रात को सो गई। सवेरे कचहरी नीलू और दिनेश दोनों गए। रामू पहले से बैठा हुआ था। नीलू को देखते ही उसने थैला देते हुए नीलू से कहा, भाई देखो मेरे पास पैतृक मकान के सिवा कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई पैसा नहीं था। उस मकान को मैंने बेच करके 50 लाख रुपया जुटाया है। ये 50 लाख रुपया ले लो और मुझे कचहरी आने से मुक्ति दे दो। नीलू ने थैला लिया और अपने भाई दिनेश को देते हुए कहा कि डाउरी एक्ट का लाभ मुझे नहीं चाहिए, मेरे भैया को चाहिए। ये पैसा मैं भैया को दे रहा हूँ। रामू के पैरों में गिर कर लिपट कर रोने लगी कि मुझे तो केवल अपना रामू चाहिए, मुझे तो केवल अपना रामू चाहिए। और इस तरह से रामू और नीलू दोनों हाथ पकड़कर कचहरी से बाहर चले गए और दिनेश को थैला लेकर के चुपचाप खड़ा देखता रहा। आज सभी के घर में वृद्धों की जो हालत हुई है उसी पर मेरी ये लघु कथा है। शीर्षक है उपवास। प्रकाश की पत्नी सुरेखा अपने पति को समझाते हुए बोली, चलो ना डार्लिंग, इस साल नया साल किसी शहर में मनाते हैं, गांव में मजा नहीं आता। प्रकाश पत्नी की बात में आ गया और जाने की सहमति जता दी। प्रकाश अपने वृद्ध पिता को छोड़कर पड़ोस की एक छोटी सी बच्ची के सहारे गांव से शहर की ओर चल पड़ा। शहर में जाकर के वह अपनी पत्नी के मायके में गया और वहां जाकर के ससुराल के लोगों के साथ रह करके, जहाँ साला साली ससुर का भरा पूरा परिवार था, वहाँ वह बड़े ही आनंद के साथ नया वर्ष का उत्सव मनाया। मुर्गे की टांग खींचा और खूब लुत्फ उठाया। इधर वह छोटी सी बच्ची जिसको खाना बनाने के लिए प्रकाश छोड़ करके गया था, वह उत्सव में, नए साल के उत्सव में भूल गई कि वृद्ध दादा के पास मुझे खाना बनाने को जाना है। और इधर प्रकाश का पिता उस बच्ची के इंतजार में पड़ा रहा कि कब वो आएगी, मुझे खाना बनाएगी और खिलाएगी। तब मुझे एहसास हुआ कि वृद्धपन में, बुढ़ापे में पत्नी का होना आवश्यक है। अगर मेरी पत्नी रहती तो आज इस नए साल पर मुझे भूखे नहीं सोना पड़ता, मुझे भूखे नहीं सोना पड़ता। मेरी कथा से राधे राधे, प्रेम से बोलिए। मृत्यु की समय मेरो कथा को शीर्षक छ, ओहो कति भयानक भएर आएको छ मृत्यु शिवका लागि। शिव के गर्दैन थिए, उनले बाँच्नका लागि अनेक जुक्ति गरे। उनी कहिले सकाम भक्ति गर्थे, मन्दिर धाउँथे। शिव कहिले निष्काम भक्ति गर्थे, गृहस्थीमा रहन्थे। सबै गृहस्थीमा बसेर बज्नुपर्ने, जन्मदेखि मृत्युसम्मका सायद कुनै कर्म उनले छोडेनन्। तीर्थ अनेक गरे शिवले, गीता पढे, भागवत पनि गरे अनि राम नाम जप्न पनि जपिरहे। तर अहिले उनले बुझ्दैछन् मृत्युभन्दा पनि भयानक समय पो रहेछ। समय कहिले असाध्य निष्ठुर भइदिँदो रहेछ, शिव भन्छन्। अहिले शिवको शरीर निस्तेज छ, न कुनै हलचल छ, न प्यास छ उनमा, न भोग छ, न आवाज छ, न सांसारिक माया छ, न सांसारिक मोह छ। केवल पीडामा उनी लडिरहन्छन्। तर पनि मनमा आफ्नोभन्दा बढी पीडा उनलाई प्रियजनको छ। ठुलो आँखा हेर्छन्, आँसुले भरिएका आँखाले थुप्रै भावहरू पोख्छन्। उनका भाव उनका आफन्तहरूले बुझ्छन्। आँसु लुकाउन कोठाबाट बाहिर निस्किन्छन्। महिनौदिनको यस्तै असह्य पीडाले पनि अब शिवको लागि कुनै भय रहेन। उनी मृत्युको कामना गर्छन्। उनी त के, अब उनका सबैभन्दा प्रिय श्रीमती, उनका सबैभन्दा प्रिय छोराछोरी पनि उनको मृत्युको कामना गर्न थालेका छन्। पीडा यति
भगवान छिटो आऊ मेरो बाबालाई लैजाऊ। आत्मैदेखि पुकार्दा पनि मृत्यु आउँदैन, पटक्कै आउँदैन, समय पर्खन्छ र भनिरहन्छ पर्ख समय आएको छैन। अनेक पुकार गर्छन्, परिवारजनले अब लैजाऊ छिटो लैजाऊ भन्छन्, तर समय पटक्कै आउँदैन। शिव असह्य पीडामा छटपटाइरहन्छन्। अचानक अँधेरी रातमा सायद समयले मृत्युलाई निम्त्याउँछ। अचानक मध्यरातमा समयले मृत्युलाई निम्त्याउँछ। प्रियजनको साथ र मायाले भेट्दै पनि खै कताबाट सुस्तरी आयो। समय क्रमशः उनको शिथिल शरीरको झिनो शक्तिलाई पनि खिच्न थाल्यो। शिव निस्तेज छन्, शिव एकोरो सास फेर्छन्। समय अत्यन्त सुस्त गतिमा चल्छ। उनी लडिरहन्छन्, प्रियजन बाहिर भित्र गरिरहन्छन्, पुकारिरहन्छन्। दुई पटकको हिरिकको सास फेर्छन् शिवले र उनको प्राण पखेर उड्छ। आफन्तको दुःख मनाउ गर्दै पनि अन्ततः समय आउँछ र समयले मृत्युलाई जितेर लिएर जान्छ। धन्यवाद। और आप अपनी रचना प्रस्तुत करना चाहती हैं, आपके समक्ष आइए, आपका स्वागत। डॉक्टर पुष्पा कलाम। सभी को नमस्कार। मेरा वंदन। मैं डॉक्टर पुष्पा कलाम आपके समक्ष मीराबाई की भाव को प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो मैंने महसूस किया है। मीरा, मैं मीरा, इसका शीर्षक है मैं मीरा, तू ही मेरी जान, मैं मीरा, तू ही घनश्याम, चरणों की दासी मैं तो, चरणों में दासी मैं तो, भारत नेपाल साहित्यिक महोत्सव अवसरमा यो अहिले 9 कथाको सेसन चलिरहेको छ। अहिले 9 कथा भारत नेपालमा दुवैतिर जुन चलेको विधा हो, सामाजिक सञ्जालको स्थितिले गर्दाखेरि पनि 9 कथा लेखन व्यापक भइरहेको त्यसैको एउटा अवसर पनि हो आजको दिन। आजको दिनमा यहाँ सबैले नेपाल र भारतका विविध संस्थाहरूका 9 कथाहरूको 9 कथा एउटा क्षण एउटा आयामको विषय हो। 9 कथाको बारेमा धेरै भन्नु आवश्यक छैन। 9 कथा कतिपयले वाचन गर्ने काम गर्ने कथाले 9 कथाको आयामको बारेमा, त्यसको परिभाषाको बारेमा व्यक्त गर्दछ। 9 कथाको सेसन भएको हुनाले अब मैले अन्य कुराहरू नबोलिकन यो प्रमुख अतिथिको भाषणबाट गई 9 कथाबाट आफ्नो कुराहरू भन्दछु। मेरो 9 कथाको शीर्षकको गुनासो। हर्कुलसले हार्दिकतापूर्वक पृथ्वी भोगिरहेको थियो। पृथ्वी अत्यन्त सुन्दर, शान्त, भव्य र हरियालीले युक्त थियो। जङ्गलको पर्यावरण, समुद्रको विशालता, खोलाहरूको कलकल स्रोत, पशु पक्षीहरूको मधुर ध्वनि, छाँगो र छागाहरूको सुन्दरता तथा हराभरा डाँडा पाखा पहाड पर्वतको महत्ता आह्लादकारी थियो। हेर्नेहरू प्रत्येक दृश्यमा झुलिन्थे। घुम्दा घुम्दै त्यहाँ आइपुगेका मान्छेहरूको एउटा समूहले देख्यो। विशाल काय पुरुषले पृथ्वीलाई बडो प्रेमपूर्वक सुम्याउँदै काममा पुगिएको। मान्छेहरूलाई पृथ्वीको सुन्दरताले लोभ्यायो। त्यति राम्रो पृथ्वी तिमीलाई सुन्दा बोकेर हेर्ने रहर लाग्यो। उनीहरूले हरिप्रसादलाई भने, मान्छे तपाईँ थाके जस्तो देखिनुहुन्छ, हामी पनि केही समयका लागि घर गरौँ। हरिप्रसादले हाँस्दै भन्यो, होइन, मलाई कुनै गाह्रो छैन। म त पृथ्वीलाई उचाली रहन पाएकोमा गौरवबोध गरिरहेको छु। ठिक छ, त्यसैले हामीलाई केही बेर त्यसको गौरवबोध गर्ने अवसर दिनुहोस् कि? हरिप्रसादले नानी भन्न सकेन। लौ त केही समय गौरवबोध गर्नुहोस्, तर प्रेमपूर्वक है। यताउति होला, म केही समय घुमघाम गरेर आउँछु। फर्केर आउँदा पृथ्वी केही रूपमा मलाई चिन्ता गर्नमा जुन रूपमा दिएको हो मलाई थाहा छैन। हरिप्रसाद फर्केर आउँदा मान्छेहरूले